हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का लोधा जी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। एक सेकेंड। ओके दोस्तों, बीए थर्ड ईयर में राजनीति विज्ञान के प्रश्न पत्र एक पर क्लासेस हम स्टार्ट कर चुके हैं। इससे पहले हम इसका सिलेबस एनालाइज कर चुके थे और अब इस क्लास को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। टॉपिक वाइज टॉपिक हम इस क्लास में आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट इकाई से हम स्टार्ट करते हुए फर्स्ट इकाई में जो 4 टॉपिक थे, चारों टॉपिकों पर अच्छे से डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, पूरा जो ये सेशन है, ये पूरा भारत की विदेश नीति वाला जो आपका सब्जेक्ट है, ये बहुत एक ऐसा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है कि इसके किसी भी टॉपिक को हम बीच में स्किप नहीं कर सकते, है ना। अगर हमने एक भी टॉपिक को स्किप किया तो एक बहुत महत्वपूर्ण जो पहलू है उसके बारे में जानने से हम वंचित रह जाएंगे। इस कारण से हमें इसको पूरे क्रम अनुसार ही पढ़ना होगा, अगर आप व्यवस्थित अध्ययन चाहते हैं, व्यवस्थित स्टडी चाहते हैं तो। ठीक है, वरना तो पढ़ाई के कई सारे तरीके हैं, किसी भी प्रकार से आप अपनी स्टडी को कर सकते हैं। जैसा कि अभी तक हम बीए वाले करते आए हैं, है ना। एग्जाम के 4 दिन पहले से हम बुक उठाते हैं, वो से एक दृष्टि डालते हैं और चले जाते हैं एग्जाम देने। और फिर जो नंबर आते हैं उसके लिए भला बुरा हम एग्जामिनर को बोलते हैं। चलिए शुरू करेंगे दोस्तों। ये हमारा सेकंड क्लास ही होने जा रही है, सेकंड क्लास ही होने जा रही है। ठीक है, चलिए। तो जैसा कि आप सभी को पता है, अगर आपने सिलेबस वाला सेशन देखा था, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहले उसको देख लीजिए आप, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि हम इस पूरे सब्जेक्ट में क्या क्या आपको पढ़ाने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक पर हम डिस्कस करने वाले हैं। उस पूरे सेशन जो है, मुश्किल से 15-20 मिनट का सेशन है, वो सिलेबस एनालिसिस का, उसको जरूर देख लें एक बार सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले, है ना। तो दोस्तों, फर्स्ट यूनिट में इस सब्जेक्ट में फर्स्ट यूनिट में भारत की विदेश नीति के अंतर्गत हम 4 टॉपिकों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। 4 में सबसे पहला होगा कि भारत की विदेश नीति के उद्देश्य क्या है, क्या उद्देश्य है, या कहें कि सेकंड वाले में हम देखेंगे इसके विकास या प्रमुख सिद्धांत की जो भारत की विदेश नीति है उसका निर्माण कैसे हुआ, वो कैसे डेवलप हुई है, कैसे विकास हुआ है उसका, भारत की विदेश नीति का, इंडियन फॉरेन पॉलिसी का किस प्रकार से विकास हुआ है, किस प्रकार से डेवलप हुई है, उस पर हम डिस्कस करेंगे। थर्ड पॉइंट जो होगा, अर्थात थर्ड टॉपिक जो होगा, इसमें हम बात करेंगे भारत की विदेश नीति की विशेषताओं के बारे में। तो विशेषताएं या कुछ सिद्धांत, इन पर हमारा इसके अंतर्गत डिस्कस होगा। और लास्ट में दोस्तों, बहुत इस पूरे यूनिट की ये मान लीजिए प्राण है, ये जो लास्ट वाला टॉपिक है आपका 14 टॉपिक, जिसमें हम बात करेंगे तत्वों पर, कि ये वो वाले तत्व है जिस पर हमारे भारत की पूरी विदेश नीति इन तत्वों पर ही डिपेंड रहती है। और इन तत्वों में परिवर्तन होने से भारत की विदेश नीति में भी तुरंत परिवर्तन हो जाता है ना। तो भारत की विदेश नीति को प्रभावित करने वाले से कौन कौन से तत्व है, उस पर भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आज का पूरा सारांश हमारा होगा दोस्तों, आज के लेक्चर में हम 2 टॉपिकों को यहाँ कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे भारतीय विदेश नीति की विकास से संबंधित, विकास के बारे में बात करेंगे कि भारत की विदेश नीति का विकास किस प्रकार से हुआ है। सेकंड टॉपिक में हम बात करेंगे इसके उद्देश्यों को लेकर के, कि भारत की विदेश नीति का विकास हुआ है तो किन उद्देश्यों से हुआ है, क्या उद्देश्य इसके रहे हैं। ठीक है, तो चलिए 1 बाय 1 करके दोस्तों हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। भारतीय विदेश नीति का विकास। सबसे पहले तो दोस्तों आप ये समझिए, देखिए, अगर आपने अभी तक इसको अपनी बुक में पढ़ा हो और समझ नहीं आया हो, या आपने अभी तक पढ़ने का प्रयास ही नहीं किया हो, या फिर आपने पढ़ा है और समझ भी आया है, ये 3 बातें आपके अध्ययन के साथ हो सकती है ना। जिन्होंने पढ़ा है, समझ आया है, उनको अगर हम साइड में कर दें, तो जिन्होंने पढ़ा है और समझ नहीं आया, और या जिन्होंने पढ़ने का प्रयास ही नहीं किया है, इन दोनों प्रकार के स्टूडेंटों के लिए ये विषय सबसे ज्यादा खतरनाक है, सबसे ज्यादा खतरनाक है। कि अगर आपने इस सब्जेक्ट पर मेहनत नहीं की तो एग्जामिनर आपको कुछ भी नंबर नहीं देगा, इसमें आप कुछ भी अपनी ओर से नहीं लिख सकते। बहुत ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है ये, है ना। तो इसको समझते हुए अगर चलेंगे ना, तो आपके पास इतना कुछ लिखने का रहेगा कि आप कुछ भी लिख सकते हैं। फिर इसमें समझना जरूरी है सब्जेक्ट को, बस। ठीक है, चलिए, तो अब हम थोड़ा सा बात करते हैं कि भाई भारत की विदेश नीति ये होती क्या है ये भारत की विदेश नीति। दोस्तों, हर एक व्यक्ति की अपनी एक नीति होती है,
हर एक परिवार की अपनी नीति होती है, हर समाज की अपनी एक नीति होती है, एक सामाजिक वर्ग की अपनी एक नीति होती है। तो कुल मिलाकर कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि हर एक के पास अपनी स्वयं की एक प्लानिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपके पास अपनी एक जो है एक प्लानिंग होती है। किस प्रकार की प्लानिंग? कि आपको किस से फ्रेंडशिप रखना है, किस से दूर रहना है, किस फ्रेंड के ऊपर खर्च करना है या किस फ्रेंड से खर्चा करवाना है। ये सारी पूरी एक प्लानिंग होती है आपकी। घर में आपको किस प्रकार से रहना है, बाहर जाओगे तो किस प्रकार से रहना है, घर के अंदर कौन से कपड़े पहनेंगे, बाहर जाओगे तो कौन से कपड़े पहनेंगे, कहीं पर जो है रिलेशन में गए तो कौन से कपड़े पहनना है। तो ये सारे प्रकार का एक प्लानिंग आपकी होती है। बस एक छोटा सा डिफरेंस ये होता है कि आप उस प्लानिंग को लिख के नहीं रखते हो, सिर्फ अपने माइंड में स्टोर करके रखते हो। और वो स्टोर क्यों रह पाती है? क्योंकि लंबे समय से आप उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, बचपन से आप उसकी प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, है ना। तो आपकी प्लानिंग आपके माइंड में स्टोर रहती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उस प्लानिंग को करने वाला एक ही व्यक्ति है जो कभी बदलेगा नहीं। अब इसी प्लानिंग को लेकर के आप एक देश के स्तर पर आइए, एक राष्ट्र, एक कंट्री के स्तर पर आइए। तो अब दोस्तों, जब मैंने आपको कहा है कि आप स्वयं की एक प्लानिंग है, आपके पूरे परिवार की मिलाकर आपके पिताजी या अभी जो भी आपके गार्डियन है वो एक पूरे परिवार के लिए प्लानिंग करते हैं। उसी के और ऊपर स्तर पर जाएंगे तो आप समाज के स्तर पर एक प्लानिंग मिलेगी, है ना। हर एक के यहाँ पर एक योजना जरूर होती है। फर्क ये होता है किसी के पास लिखित होती है, किसी के पास अलिखित होती है। अब लिखित और अलिखित किस किस के पास होगी? अलिखित योजना उस व्यक्ति के पास होगी, उस संस्था के पास होगी जो वहां पर बदलता नहीं है, चेंज नहीं होता है। लेकिन लिखित व्यवस्था की जब हम बात करेंगे, लिखित योजना की बात करेंगे, तो वो जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए हम कंट्री के लिए एक योजना बना रहे हैं, देश के लिए एक योजना बना रहे हैं कि एक देश की नीति कैसी हो, ये योजना कैसी हो। ये सब प्लानिंग है ही कि पड़ोसियों से, पड़ोसी अर्थात कि पड़ोसी देश, उनसे कैसा व्यवहार करना है, पड़ोसी के साथ किस प्रकार की लेन देन करनी है। अगर घर में हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो यहाँ पर किस रेट में बेचना है, बाहर उसी प्रोडक्ट को बेचना है तो किस रेट में बेचेंगे। ये कहें कि अगर कोई सेम प्रोडक्ट है जो बाहर का देश बना रहा है और हमारे देश में बन रहा है तो हमारे देश में वो प्रोडक्ट कितने में बिकेगा, और अगर बाहर से कोई अन्य देश हमारे देश में कोई प्रोडक्ट बेचता है तो वो कितने में बिकेगा। तो ये सारी क्या योजना होती है, ये देश किस तरह पर होती है। अब देश भी इसको अलिखित रूप से रख सकता था, लेकिन क्या देश चलाने वाला या देश चलाने वाली सरकार क्या हमेशा स्थायी होती है? तो आप कहेंगे जी नहीं सर, हर 5 साल में हमारी सरकार बदलती रहती है, और इस सरकार के बदलते रहने के कारण ही, उन योजनाओं को संचालित करने वाला चेंज होने के कारण ही यहाँ पर हमें आवश्यकता लगी किस चीज की? योजना की, लिखित रूप में योजना रखने की। और वही योजना दोस्तों, उसी योजना को हम यहाँ पर भारत की विदेश नीति के नाम से जानते हैं। बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस किया जाएगा कि जब हम बात करते हैं भारत की विदेश नीति की, तो उस योजना में से देश के लिए जो योजना है, जो प्लानिंग है, उसको हटा देंगे। उस योजना में सिर्फ और सिर्फ वही सब प्लानिंग, वही सब योजनाएं रहेगी जो हम बाहरी देशों के साथ में करना चाहते हैं, या बाहरी देशों के साथ संबंध किस प्रकार से रखें, बाहरी देशों के साथ प्रोडक्ट को परचेस किस प्रकार करें, सेल किस प्रकार करें, कैसे संबंध रखें, युद्ध के समय में उनसे कैसा बिहेव करें या किस प्रकार से संधियां करें। ये सारी बातें आपकी विदेश नीति के अंतर्गत आएगी। क्या क्लियर हुआ कंसेप्ट दोस्तों? अब ये विदेश नीति का है ना। तो ये सब होती है भारत की विदेश नीति। अब आइए थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ते हुए इसको भी हम समझते हुए चलते हैं। थ्योरेटिकल पार्ट वैसे देखिए मैं व्यवहारिक रूप से आपको समझा चुका हूं कि विदेश नीति क्या होती है, लेकिन थ्योरेटिकल पार्ट समझाने का भी मेरा ये उद्देश्य है ताकि जब भी आप ये हमारे ये नोट्स को डाउनलोड करें तो नोट्स पढ़ते वक्त कंफ्यूजन ना रहे आपको, इसलिए इसको भी समझते हुए चले। ठीक है, चलिए। अपने राष्ट्रीय हितों को संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से कोई देश जिस नीति द्वारा अन्य देशों के साथ संबंधों की स्थापना करता है तथा जिस नीति को अपनाता है वह उस देश की विदेश नीति कहलाती है। अब मुझे बताइए जरा, जो आपने अभी समझा और इस स्लाइड में जो लिखा हुआ है, क्या कोई डिफरेंस दिख रहा है आपको? भाई कोई भी राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों को
को सुरक्षित रखने के लिए या उसको सुरक्षित रखने के उद्देश्य से जिस नीति के द्वारा अन्य देशों के साथ संबंध बनाता है, उसी नीति को हम यहाँ विदेश नीति के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। भारतीय विदेश नीति प्राचीन भारतीय संस्कृति, परंपरा, इतिहास और भौगोलिक और राजनीतिक स्थिति को देखकर निर्धारित की गई है। अब यहाँ पर एक पॉइंट ये उठाया गया है कि भारत की विदेश नीति किस पर निर्धारित है, किस पर निर्धारित है कि भारत की जो विदेश नीति बनी है किन पहलुओं को देखते हुए उसे बनाया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, आप सभी जानते हैं कि भारत की जो संस्कृति रही है, जो इतिहास रहा है, विश्व में सबसे प्राचीन रहा है ना। भारत का इतिहास और जो संस्कृति रही है विश्व में सबसे प्राचीन रही है। परंपरा, इतिहास, भौगोलिक और राजनीतिक, इन सब स्थितियों को देखते हुए, इन सभी स्थितियों को दृष्टि में रखते हुए ही भारत की विदेश नीति का निर्माण किया जाता है। इसके अपने कुछ सिद्धांत और विशेषताएं भी होती है। ठीक है, कि प्रत्येक भाई सरकार ने विदेश नीति बनाई है, संविधान में जो भी हमारी विदेश नीति है, सरकार ने विदेश नीति बना करके लागू कर दी। अब उस विदेश नीति की कुछ विशेषताएं हैं, कुछ सिद्धांत है, सिद्धांतों पर तो चलेगी वो नीति, है ना। तो स्वतंत्रता के बाद अब देखिए जरा कि जब स्वतंत्र हुआ थे तो स्वतंत्रता के बाद भारत ने अपनी विदेश नीति का निर्धारण हमारे मूलभूत दर्शन वसुदेव कुटुंबकम, जियो और जीने दो को दर्शन को ध्यान में रखकर तात्कालीन, स्थानीय एवं अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को देखते हुए निर्धारित की और आज वह उसी दिशा में निरंतर विकसित हो रही है। तो यहाँ पर कहने का उद्देश्य ये है दोस्तों कि भारत की विदेश नीति जो है हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति, हमारी जो है हमारा इतिहास, हमारी भौगोलिक स्थिति, हमारी राजनीतिक स्थिति, इन सब को देखते हुए ही हमने हमारी विदेश नीति को डेवलप किया है, बनाई है। ठीक है ना। और हमारी विदेश नीति एक शांति प्रिय नीति है। कैसी नीति है? शांति प्रिय नीति है। हम कहीं भी हिंसा नहीं चाहते हैं, हम पूरे विश्व में शांति चाहते हैं, हम पूरे विश्व में शांति चाहते हैं। और इसी कारण से हमारी विदेश नीति का सबसे बड़ा जो सिद्धांत है वो है वसुदेव कुटुंबकम। क्या नाम क्या है? वसुदेव कुटुंबकम। क्या मतलब होता है वसुदेव कुटुंबकम का? कि पूरा विश्व हमारा है और हम पूरे विश्व के हैं, अर्थात जियो और जीने दो के सिद्धांत पर हमारी विदेश नीति कार्य करती है। ठीक है, तो इस प्रकार की शांति प्रिय धारणा हम पूरे विश्व को फैलाते हैं, पूरे विश्व को प्रदान करते हैं। क्लियर हुआ? तो भारतीय विदेश नीति का विकास कुछ इस प्रकार से होता है। क्लियर हुआ ना दोस्तों? एकदम क्रिस्टल क्लियर है? अगर है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में यस सर करके आप मुझे कमेंट कीजिए, तो मुझे समझ जाऊंगा कि हाँ आपको पूरा क्लियर होता चल रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में हम बात करेंगे भारत की विदेश नीति के प्रमुख उद्देश्यों पर, कि इसके उद्देश्य क्या क्या है। जरा उद्देश्यों पर भी हम चर्चा कर लेते हैं वन बाय वन करके। कुछ ज्यादा नहीं है, मात्र 10 उद्देश्य आपके लिए लेकर आया हूं मैं। आई थिंक 10 ही होंगे, है ना। तो 10 उद्देश्यों पर हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं, जिससे आपकी क्लास यहीं पर कंप्लीट हो जाएगी आज की। ठीक है, चलिए मैं आपको फिर बताऊं दोस्तों, कराने को तो मैं आपका जो भारत की विदेश नीति का जो फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट में जो 4 टॉपिक मैंने आपको प्रारंभ में स्टार्टिंग में बताए हैं, वो चारों टॉपिक में एक 15 मिनट के वीडियो में चारों टॉपिक को एक साथ समझ सकता था। उससे आपका भी समय बचता, मेरा भी समय बच जाता, है ना। और आप पढ़कर खुश भी हो जाते। आपको लगता है अरे वाह, मैं तो 15 मिनट में यूनिट ही खत्म कर ली मैंने भारत की विदेश नीति की, है ना। बहुत अच्छा लगता पढ़ने के बाद, मजा आता। बहुत कम समय में सर ने, वाह सर तो कमाल कर दिया सर ने, कि इतने बड़े टॉपिक को बस एक पेज में समेट के लाके रख दिया। वास्तविकता क्या है उसकी दोस्तों, कभी उसका वास्तविक रूप भी देखा करें, है ना। डिटेल लाने का मेरा उद्देश्य ये, अरे यार आपके लिए अगर मैं शॉर्ट पीपीटी बनाता, शॉर्ट क्लासेस बनाता, अगर मैं 10 से 15 मिनट का एक वीडियो बना देता आपके लिए, कितना सा टाइम लगता मुझे? एक पीपीटी तैयार करने में कितना टाइम लगता? मुश्किल से 10 से 15 मिनट। 10 से 15 मिनट में 4-5 पॉइंट डालता और बस एक्सप्लेन करता, निकल लेता। 10-15 मिनट में आपको पूरा टॉपिक खत्म हो जाता। डिटेल देने का कारण यही है कि आप इसको विस्तार से समझे। जब तक नहीं समझेंगे आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर विस्तार से और एक रियलिटी के साथ में अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो दोस्तों आप अपने आप को बहुत बड़ा धोखा दे रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं,
बीए चाहे वो आप बीए ही क्यों ना करना चाहते हो, बीए के बाद अगर आपकी कोई प्लानिंग है तो प्लीज आप अपने आप को धोखा ना दें। चाहे तो आप अभी स्टडी छोड़ सकते हैं, लेकिन पढ़ना है तो पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ें। चलिए देखिए यार, हमारा कार्य सिर्फ आप लोगों को समझाना है, बोलना है, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते, है ना। और कुछ लोग तो जो है हमारे समझाने को भी हमारी बकवास कहते हैं। ये है हमारे इंडियन गुरु, गुरुओं का सम्मान, भारतीय गुरुओं का सम्मान। चलिए बात करते हैं भारत की विदेश नीति के प्रमुख उद्देश्यों पर। भारत की विदेश नीति के उद्देश्य तो भाई देखिए, ये तो हमने देख लिया है कि भारत की जो विदेश नीति बनी उसका विकास किस प्रकार से हुआ, कैसे वो डेवलप हुई। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं उसके उद्देश्यों पर। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए प्रयत्न करना सबसे पहला उद्देश्य क्या है। हमारी जो भारतीय विदेश नीति है उसका प्रथम उद्देश्य क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का प्रयास करना, पूरे विश्व में शांति व्यवस्था बनी रहे, पूरे विश्व की सुरक्षा हो, कोई किसी पे हमला ना करे, इस सब के लिए जो है प्रयास करना, ये हमारी भारतीय विदेश नीति का पहला प्रयास है। सेकंड है अंतर्राष्ट्रीय विवादों को, भाई दो या दो से अधिक देशों के बीच में जो विवाद चल रहे हैं, जैसे कि अभी अगर हम देखें रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है, जो विवाद चल रहा है, तो ऐसे विवादों को युद्ध के माध्यम से सोल्व न करते हुए बल्कि मध्यस्थता के द्वारा भिड़ा करके, समझा बुझाकर, बातचीत के माध्यम से उन विवादों को खत्म करने में भारतीय विदेश नीति विश्वास करती है। ठीक है ना। तो मध्यस्थता द्वारा निपटाई जाने की नीति को प्रत्येक संभव तरीके से प्रोत्साहन देना ही भारतीय विदेश नीति का प्रमुख उद्देश्य है। सभी राज्यों और राष्ट्रों के बीच परस्पर सम्मानपूर्ण संबंध बनाए रखना, सभी राष्ट्रों के बीच में एक सम्मानपूर्ण संबंध बना रहे, इसके लिए प्रयास करना। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय कानून के प्रति और विभिन्न राष्ट्रों के पारस्परिक संबंधों में संधियों के पालन के प्रति आस्था बनाए रखना। ठीक है ना भाई, विभिन्न देशों जितने भी देश है उनके अपने स्वयं के कानून है, अपने उनके स्वयं की कुछ नीतियां हैं। उन कानून नीतियों के तहत दो देशों के बीच में जो समझौते होते हों उनको हम संधियां कहते हैं, संधि कहते हैं। उन संधियों में आस्था रहे, भाई जो संधि हुई है दोनों देश उसका पालन करें, अन्य विश्व भी उस संधियों का पालन करता रहे, इसके लिए प्रयास करना भारतीय विदेश नीति का प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट है सैनिक गुटबंदियों या सैनिक समझौतों से अपने आप को अलग रखना। जब सैनिक गुटबंदियां होती है तो उनसे, और सैनिक जो समझौते होते हैं उनसे अपने आप को अलग रखना, मतलब ये कि हमारा देश किसी अन्य देशों के गुट में शामिल नहीं होगा और वो गुट काम करता है अन्य देश को पराजित करने के लिए। और हमेशा जब भी कोई गुट बनता है, कोई समूह बनता है देशों का, है ना, इस प्रकार के गुट बनते हैं जैसे नाटो जैसे, ठीक है ना, तो इस प्रकार के जब गुट बनते हैं तो कहीं ना कहीं एक भय का रूप, पूरे भय का वातावरण पूरे विश्व में छाने लगता है। ठीक है। नेक्स्ट है उपनिवेशवाद का, चाहे वो किसी भी रूप में हो, उसका विरोध करना। भारत की विदेश नीति का ये बहुत ही स्ट्रोंग, बहुत ही दृढ़ जो है एक उद्देश्य है कि उपनिवेशवाद का हर स्थिति में विरोध करना। किसका? उपनिवेशवाद का। अब ये क्या उपनिवेशवाद क्या होती है भाई, आपको तो पता होगा। 200 साल आप अंग्रेजों के कब्जे में रहे हैं, 200 साल आपके अंग्रेजों ने आप पर अधिकार किया है, तो क्या था वो उपनिवेशवाद। ठीक है ना, उसी को उपनिवेशवाद कहते हैं। जब हम पर कोई अधिकार कर ले, हमारे शासन पर, हमारे देश पर कोई और अधिकार कर ले, उनके अनुसार वो हमारे देश को चलाए, तो उसी को हम उपनिवेशवाद कहते हैं। और इस प्रकार के उपनिवेशवाद चाहे भारत में ही नहीं, विश्व के किसी भी कोने में हो, उसका विरोध करना भारत की विदेश नीति का प्रमुख उद्देश्य रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है उन देशों की जनता की सहायता करना जो उपनिवेशवाद, जातिवाद या साम्राज्यवाद से पीड़ित है। किस जनता की सहायता करना? अब भाई ऐसे में जनता की सहायता करोगे ना, क्योंकि उस देश, जिस देश में उपनिवेशवाद है, जिस पर किसी और का अधिकार है, वहां पर तो वही व्यक्ति बैठा हुआ है सरकार में, तो जिसने अधिकार किया हुआ है ना, तो जनता करेगी उसको आजाद। जैसे कि हमने भी तो भाई 1947 में क्या किया था, हमने आंदोलन किए थे, जनता ने प्रयास किया था आजाद होने का, तभी तो कहीं जाकर आजाद हुए हैं। ठीक है ना। तो उस जनता की सहायता करना जो उपनिवेशवाद से, साम्राज्यवाद से या जातिवाद से पीड़ित हो, और भारत तो इसमें हमेशा करता ही आया है। जैसे कि महात्मा गांधी 1915 में दक्षिण अफ्रीका गए,
वहां जाकर के जो है उन्होंने अपने कुछ आंदोलन किए जातिवाद से निपटने के लिए। भारत में आकर के साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद से निपटने के लिए यहाँ पर काफी सारे आंदोलन किए। तो ये सब भारत में शुरू से ही इस प्रकार के प्रयास रहे हैं। कहाँ भाई माउस, हाँ, शुरू से ही इस प्रकार के प्रयास रहे हैं जिससे कि पूरे विश्व में इस धारणा को, उपनिवेशवाद की धारणा को, साम्राज्यवाद की धारणा को, या कहें कि जातिवाद की धारणा को जो है खत्म, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खत्म किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट है सभी देशों के साथ व्यापार, उद्योग, निवेश आदि क्षेत्रों में सहयोग का ढांचा विकसित करना। इस प्रयोजनार्थ व्यापारिक और व्यावसायिक संपर्कों को सक्रिय रूप से सहज बनाना। तो सिंपल शब्दों में यहाँ पर ये समझिए आप कि सभी देशों के साथ में व्यापारिक उद्योग या निवेश, जो भी इन्वेस्टमेंट होता है, जो उद्योग धंधे होते हैं, भाई बहुत सारे देशों के, हमारे देश में उद्योग है, हमारे देश के भी, विश्व के कई सारे देशों में जो है फैक्ट्रियां लगी हुई है, उद्योग है, निवेश भी हम करते हैं और हम निवेश लेते भी। तो इस प्रकार के संबंध जो है लचीले संबंध बने रहे, एकदम पारदर्शिता के साथ में हमारे ये संबंध अन्य देशों के साथ बने रहे। यही हमारी जो है भारतीय विदेश नीति का प्रमुख लक्ष्य, उद्देश्य है। नेक्स्ट है द्विपक्षीय संबंधों को संवर्धित करने और विश्व में शांति, स्थिरता और बहुध्रुवीय स्थिति को मजबूत करने के दिशा में कार्य करने के लिए P5 देशों और अन्य प्रमुख शक्तियों के साथ कार्य करना। ठीक है, P5 देशों, यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, P5 देश क्या होते हैं? ये P5 देश हैं कि अंतरराष्ट्रीय जगत में एक संगठन है जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट में UN, यूनाइटेड नेशन, और उसी यूनाइटेड नेशन की एक संस्था है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो उस सिक्योरिटी काउंसिल में 5 देश वहां के जो है परमानेंट सदस्य है, बाकी और सदस्य है वो अस्थायी सदस्य है। तो जो परमानेंट सदस्य है ना, वो 5 सदस्य सिक्योरिटी काउंसिल के, उन्हीं को यहाँ पर P5 बोला गया है। इस टॉपिक को हम आगे और भी डिटेल में समझने वाले हैं, इसके नेक्स्ट क्लास में डिटेल में आएगा, तब मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर आपका टाइम लेने से कोई मतलब नहीं है, तो इसको बस इतने से याद रख ली। P5 यानी कि यूएन की जो है सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर, तो उनके साथ में मिलकर के पूरे विश्व में शांति व्यवस्था को बनाए रखना, उनके साथ उचित रूप से पूरे विश्व के लिए कार्य करना प्रमुख उद्देश्य हमारी भारतीय विदेश नीति का रहता है। नेक्स्ट है हमारी विदेश नीति की प्रमुख प्राथमिकता दक्षिण एशिया में अपने पड़ोसी देशों के साथ मैत्री और सहयोग को मजबूत करना। किसको? मैत्री और सहयोग को, कि भाई एक दूसरे देश जो है आपस में सहयोग करें, आपस में मैत्रीपूर्ण स्वभाव बनाए रखें। तो इस सब के लिए प्रयास करना भी प्रमुख उद्देश्य हमारी भारतीय विदेश नीति का हमेशा से रहता है। इसी के साथ दोस्तों हमारा टॉपिक होता है कंप्लीट। तो इन डिस्क्रिप्शन को आप पढ़ते रहे। चलिए एक बार पढ़ देता हूं मैं आपके लिए। उपयुक्त उद्देश्यों से ये स्पष्ट हो जाता है कि भारत की विदेश नीति में मैत्रीपूर्ण संबंध, शांति, समानता सिद्धांतों को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। भारत ने न्याय के आधार पर सभी के साथ सहयोग और सद्भावना की नीति पर चलने का निश्चय किया। इसी परिप्रेक्ष्य में भारत की विदेश नीति के प्रमुख निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है भारत की विदेश नीति के 3 आधार स्तंभ बनाए थे, और वो थे शांति, मित्रता और समानता। क्या था? शांति, मित्रता और समानता। तो ये 3 आधार स्तंभ हमारी भारतीय विदेश नीति के शुरू से रहे हैं। इसको ज्यादा और डिटेल में कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, जितना अधिकतम डिटेल हो सकता था मैं आपके लिए कर चुका हूं। इसी के साथ हमारा टॉपिक होता है समाप्त। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे भारतीय विदेश नीति के सिद्धांत और आवश्यक तत्वों पर उससे पहले क्लास को ऑफ करें, क्लास को बंद करें, उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं दोस्तों। हमारे द्वारा क्लासेस स्टार्ट की जा रही है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, पुलिस या रेलवे, बैंकिंग, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं, तो आप हमारे साथ अन्य प्लेटफॉर्म जिसका नाम है प्रज्ञान हिंदी जीके यूट्यूब चैनल है दोस्तों, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आप हमसे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारे सब्जेक्ट हमसे पढ़ सकते हैं, जिसमें कि 10 सब्जेक्ट पर हम स्वयं इस पर क्लासेस लेंगे और इन सब्जेक्टों को धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे, वो भी नोट्स के साथ में। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।